आरई फ्रेमवर्क या रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फीचर्स हैं, जानेंगे इस वीडियो में। Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the Hindi live conversation series with UiPath aspirants. For the people who are more comfortable in English, this same playlist on RE framework is covered in English. The link to the playlist is available in the description. हिंदी लाइव प्लेलिस्ट सीरीज़ में मैं बात कर रहा हूँ UiPath के कुछ एस्पिरेंट से, जहाँ पे हम समझ रहे हैं UiPath एज अ टेक्नोलॉजी को हिंदी भाषा में। इससे पहले इस सीरीज़ में हम हिंदी में ये सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और अपने UiPath की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को शुरुआत से रेफ़र करें, उससे आपको आज का टॉपिक समझने में आसानी होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क, या फिर जिसे हम आरई फ्रेमवर्क भी कहते हैं। रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसे कवर करने में हमें काफ़ी सारी वीडियोस, 3, 4 या फिर 5 वीडियोस लगेंगे। जो हमारी वीडियो सीरीज़ का प्लान होगा वो कुछ ऐसा रहेगा। ये पहला वीडियो है जहाँ के हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू आरई फ्रेमवर्क, रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे चलता है। उसके बाद हम आरई फ्रेमवर्क के टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे, जहाँ पे कि हम ईच एंड एवरी स्टेज को एक एक करके देखेंगे। जब हमें आरई फ्रेमवर्क की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद हम एक यूज़ केस बनाएंगे जो कि डिस्पैचर परफॉर्मेंस मॉडल पे होगा, और ये सब हम स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। हम सीधे कोडिंग के ऊपर जंप नहीं करेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये हमारा पहला वीडियो है, जहाँ पे कि आज का हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क से रूबरू हो जाएं, या फिर मैं इसे बोलूँगा इंट्रोडक्शन टू आरई फ्रेमवर्क। जब भी मैं इंट्रोडक्शन टू आरई फ्रेमवर्क की बात करता हूँ तो ये हमारा आज का एजेंडा है, क्योंकि आरई फ्रेमवर्क को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, लीनियर ट्रांजैक्शन क्या है, आइटरेटिव क्या है, क्यों मुझे आरई फ्रेमवर्क करना है, इसको करने से मुझे क्या बेनिफिट होगा, आरई फ्रेमवर्क चलता कैसे है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, और उसके अराउंड जब आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी तब आप समझ पाओगे कि आरई फ्रेमवर्क क्या है। आरई फ्रेमवर्क एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो ये हमारा आज का एजेंडा है, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ आ जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क। रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि मुझे एक ऑटोमेशन लिखना है, जहां पे कि मुझे एक ईमेल को रीड करना है, उस ईमेल में से मुझे कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और एक किसी पोर्टल में इंसर्ट करना है, और यही काम मुझे 1 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार या 100 बार करना है। तो मेरे लिए जो ट्रांजैक्शन होगा वो होगा कि ईमेल को रीड करना और उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, और फिर उसे किसी पोर्टल में या फिर किसी वेबसाइट पे एंटर करना। तो जो काम आप दोबारा 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 कर रहे हो वो आपका ट्रांजैक्शन हो गया। अगर मैं डेफिनेशन वाइज जाऊं तो ट्रांजैक्शन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा या फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टेप्स है, जिनको करके मैं एक बिजनेस प्रोसेस को पूरा करता हूं। अब ट्रांजैक्शन की एक क्वालिटी है कि ये हमेशा एटॉमिक होता है। एटॉमिक यानी कि 2 ट्रांजैक्शन एक जैसे नहीं हो सकते। एक बार अगर मेरा ट्रांजैक्शन पूरा हो गया तो एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रांजैक्शन को आप सेम हमारे बैंकिंग के ट्रांजैक्शन से रिलेट कर सकते हो कि मैंने कहीं पे पैसा डिपॉजिट करा और किसी ने उस पैसे को निकाल लिया, राइट। तो वो एक एटॉमिक है और वो एक पूरा ट्रांजैक्शन है।
तो ट्रांजैक्शन समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये वो मिनिमम स्टेप्स है जो आप करते हो किसी प्रोसेस या फिर ऑटोमेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो समझने के लिए ट्रांजैक्शन ये हुआ कि कोई भी स्टेप्स या फिर कोई भी काम जो मैं रिपीटेशन में करता हूं उसे मैं ट्रांजैक्शन बोलूँगा। अब ट्रांजैक्शन कितने टाइप के होते हैं? ट्रांजैक्शन तो हमें समझ आ गया कि क्या होता है, किसी भी काम को, जिस भी काम को मैं रिपीट में कर रहा हूँ वो ट्रांजैक्शन हो गया। अब ट्रांजैक्शन कितने टाइप के होते हैं? ट्रांजैक्शन मेरे जो होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के। एक है मेरा लीनियर, दूसरा है मेरा आइटरेटिव और तीसरा है मेरा ट्रांजैक्शनल। आपको ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी ऑटोमेशन सॉल्यूशन को डिज़ाइन करोगे तो डिज़ाइन करने से पहले आपको खुद से ये सवाल पूछना है, क्या जो मेरा प्रोसेस है या क्या जो मेरा ऑटोमेशन है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, और जिस भी कैटेगरी में वो फॉल करेगा उस हिसाब से आपका सॉल्यूशन डिज़ाइन होगा। इसीलिए सबसे पहला हमने समझ लिया ट्रांजैक्शन क्या है। दूसरा स्टेप जो है वो होगा कि ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो एट अ वेरी हाई लेवल ट्रांजैक्शन जो है वो हमारे 3 टाइप के होंगे। पहला लीनियर, सेकंड होगा मेरा आइटरेटिव, और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांजैक्शनल। अब लीनियर ट्रांजैक्शन क्या होता है? लीनियर ट्रांजैक्शन मतलब कि मैंने उस चीज़ को एक ही बार किया और मेरा काम खत्म हो गया। जैसे कि मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया, उसमें से कुछ डेटा निकाला, उस डेटा पे मैंने कुछ फिल्टरेशन करा और मैंने ईमेल को भेज दिया। ये काम सिर्फ मुझे एक ही बार करना था, उसके अलावा मुझे इसे दोबारा तिबारा 10 बार 20 बार नहीं करना था। तो जो भी प्रोसेस, जो भी ऑटोमेशन आप एक बार करोगे उसको आप क्या बोलोगे? लीनियर प्रोसेस या फिर लीनियर ट्रांजैक्शन। लीनियर प्रोसेस जो होते हैं वो सबसे सिंपल और इजी टू इम्प्लीमेंट होते हैं, और ये उन सिचुएशंस में काम आते हैं जहाँ पे कि मुझे पूरा ऑटोमेशन एक ही बार करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको एक वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपको कुछ डेटा निकालना है और आपको ईमेल भेजना है, और आपका प्रोसेस ख़त्म हो गया। ये प्रोसेस आपको दिन में सिर्फ एक बार करना था, तो आपने ये ऑटोमेशन लिख दिया, यानी कि ये कौन से टाइप का ऑटोमेशन हो गया? ये हो गया मेरा लीनियर ट्रांजैक्शन। अगर आप स्लाइड में राइट हैंड साइड पे एक पिक्चर देख रहे होगे, तो लीनियर ट्रांजैक्शन एट अ वेरी ब्रॉडर पिक्चर कैसे चलता है? आप इनिट करते हो, यानी कि आप इनिशियलाइज करते हो चीज़ों को। जैसे मुझे ब्राउज़र चाहिए, एक्सेल चाहिए, वर्ड फाइल चाहिए, पीडीएफ चाहिए। उसके बाद आप उसमें से कुछ डेटा लेते हो, विच इज़ योर इनपुट। आप उस डेटा को प्रोसेस करते हो और फिर आपका प्रोसेस खत्म हो जाता है। अगर आप देखोगे तो ये काम सिर्फ कितने बार हुआ? एक बार। तो कोई भी ऑटोमेशन, कोई भी काम अगर आप एक बार करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर ट्रांजैक्शन। ओके, लीनियर से हट के जो मेरा दूसरा ट्रांजैक्शन है वो है आइटरेटिव ट्रांजैक्शन। आइटरेटिव ट्रांजैक्शन ये हुआ कि जो मेरे स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस हैं वो मल्टीपल टाइम चलते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मैंने इनिशियलाइज किया, मैंने डेटा को लिया, मैंने डेटा को प्रोसेस किया और फिर मेरा प्रोसेस खत्म हो गया। इसका एक सिंपल एग्जांपल ये है, मैं एक वेबसाइट पे गया, उस वेबसाइट से मैंने एक एक्सेल डाउनलोड करी। अब उस एक्सेल में 10 रिकॉर्ड थे, 10 वैल्यू थी। मुझे उन एक एक वैल्यू को किस में डालना है? एक पोर्टल में डालना है। मैंने जब डाउनलोड करी एक्सेल तो मैंने सिर्फ एक ही एक्सेल डाउनलोड करी, यानी कि मेरा गेट डेटा कितने बार हुआ? एक बार हुआ। बट जो मेरा प्रोसेस है वो मल्टीपल है। अगर आप डायग्राम में देख रहे होगे तो मेरा प्रोसेस जो है वो मल्टीपल है। तो अगर मेरी एक्सेल में 10 एंट्री है तो मेरा प्रोसेस 10 बार चलेगा। अगर मेरी एक्सेल में 20 एंट्री है तो मेरा प्रोसेस 20 बार चलेगा। तो आइटरेटिव ट्रांजैक्शन में जो हमारा प्रोसेस होता है वो लूप में चलता है। आइटरेटिव प्रोसेस को समझने के लिए मैंने एक नोटपैड ओपन किया। सो फॉर एग्जांपल मेरे आइटरेटिव प्रोसेस में 10 रिकॉर्ड थे या फिर 10 ट्रांजैक्शन थे जिनको कि मुझे एक एक करके प्रोसेस करना था। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो आइटरेटिव प्रोसेस में होगा क्या कि ये जो पूरा डेटा है वो एक बार में सबसे पहले गेट हो जाएगा, यानी कि जो आपका गेट डेटा है वो एक बार में इस सारे डेटा को गेट कर लेगा। उसके बाद आप इस डेटा को एक एक करके प्रोसेस करोगे। तो ये तो हो गया मेरा आइटरेटिव ट्रांजैक्शन डेफिनेशन वाइज। बट आइटरेटिव ट्रांजैक्शन के साथ एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि मान लो आपका पहला वाला सक्सेसफुल हुआ, दूसरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ, तीसरा भी सक्सेसफुल हुआ। जब वो फोर्थ वाले को चला रहा था तो उसे कुछ एक्सेप्शन आ गई और यहाँ पे आपका प्रोसेस हो गया ब्रेक। तो आइटरेटिव प्रोसेस के साथ ये दिक्कत होती है कि जब भी आपका कोई एक ट्रांजैक्शन फेल होता है तो उसके बाद वाले जो ट्रांजैक्शन है 5, 6, 7, 8 ये कुछ भी नहीं चलते, क्योंकि ये पूरा एक किस में चल रहा है, एक लूप में चल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर आपका चौथा फट गया तो 5th, 6th, 7th, 8 कुछ नहीं चलेगा। सो ये होता है आपका आइटरेटिव ट्रांजैक्शन। अब अगर आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे, मैंने इनिशियलाइज किया, मैंने डेटा एक बार में गेट कर लिया। अब जो आप देख रहे होगे प्रोसेस डेटा एक ही डब्बे के अंदर हो रहा है। अगर यहाँ पे 10 रिकॉर्ड है तो 10 रिकॉर्ड एक के बाद एक के बाद एक प्रोसेस होंगे। 10 में से अगर मान लो मेरा दूसरा ही फट गया या फिर दूसरे में कोई एरर आ गई तो आगे का कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, आइटरेटिव प्रोसेस आपके किस में चलते हैं, सिंपल एक लूप में चलते हैं। और लूप में चलने की वजह से इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके किसी भी आइटम या किसी भी ट्रांजैक्शन में एरर आई तो आपका पूरे जो बचे हुए आइटम थे वो अनप्रोसेस्ड रह जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने दो कवर कर लिए। पहला होता है मेरा लीनियर, जिसमें कि सारी चीज़ें एक के बाद एक चलती है, इनिशियलाइज, गेट डेटा, प्रोसेस डेटा और एंड। दूसरा होता है मेरा आइटरेटिव, जिसमें हम इनिशियलाइज करते हैं, गेट तो करते हैं, बट जो प्रोसेस डेटा हम करते हैं वो एक ही डेटा को हम बार बार घुमाते रहते हैं। बट क्योंकि ये पूरा एक ही बार में होता है इसलिए यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि अगर आपका एक ट्रांजेक्शन ब्रेक हुआ तो आपका पूरा प्रोसेस इंटरप्ट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लीनियर वर्सेस आइटरेटिव में क्या डिफरेंस है। जो मेरा तीसरे टाइप का ट्रांजैक्शन है उसे मैं बोलता हूँ ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, और यही हमारा बेस बनता है रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क का। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर एकदम सेम है किसकी तरह, मेरे आइटरेटिव मॉडल की तरह। बट इसमें एक डिफरेंस ये है कि जो भी आपके इंडिविजुअल आइटम है वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस हैं। इंडिविजुअल आइटम, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन नंबर 1 को कोई मतलब नहीं है ट्रांजैक्शन नंबर 2 से, 2 को कोई मतलब नहीं है 1 और 3 से, 3 को कोई मतलब नहीं है 4, 5 और 6 से। एवरीथिंग इज इंडिविजुअल। तो चाहे ये ट्रांजैक्शन सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरीथिंग इज इंडिविजुअल और इट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, जहां पे कि आप ईच एंड एवरी आइटम को एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन बोल रहे हो। जब मैं आइटरेटिव में क्या हो रहा था, ये सारे एक साथ लूप में चल रहे थे तो ये ब्रेक होता था तो ये नहीं चलता था। ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग में मैंने क्या कहा कि नहीं यार, ये जो सारे हैं ये तुम्हारे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है, इसको चलाओ, अगर ये चल गया तो वेल एंड गुड, सक्सेस हो गया तो ये सक्सेस, फेलियर हुआ तो ये फेलियर। कुछ भी हो जाए वो दूसरे ट्रांजैक्शन पे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है कि पहले वाले ट्रांजैक्शन में क्या हुआ। ठीक है, तो ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग ने क्या करा, उसने क्या कहा कि मैं हर एक इंडिविजुअल आइटम को एक अलग ट्रांजैक्शन की तरह लूंगा। अब क्योंकि वो अलग ट्रांजैक्शन है, चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे वो ब्रेक हो, दूसरे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपका ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग है यही आपका बेस बनता है रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क का, जहां पे कि आप ईच एंड एवरी आइटम को आप इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस की तरह देखते हो। तो अब आपका 1 चला, 2nd चला, 3rd भी चला, 4th में अगर आपको एरर भी आ गई तब भी आपका प्रोसेस जो है वो 5th वाले पे जाएगा और 6th वाले पे भी जाएगा, 7th पे भी जाएगा। लेट्स से 7th पे फिर एरर आ गई तो वो 8th पे भी जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इनिशियलाइजेशन हुआ और जो गेट डेटा है
आपको एक बार करने की ज़रूरत नहीं है गेट डेटा। आप गेट डेटा भी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन की तरह कर सकते हो। और अगर आपके गेट डेटा में 3 है, 1 2 3, तो यही आपका इंडिविजुअली प्रोसेस हो रहे हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देख रहे होंगे तो गेट डेटा भी आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो, मल्टीपल ट्रांजेक्शन, और प्रोसेस भी आपका इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन होता है, ना कि एक के बाद एक। बल्कि जब मैं आइटरेटिव ट्रांजेक्शन की बात कर रहा था तो यहाँ पे ये चीज़ एक साथ चल रही थी। गेट डेटा हमने किया था, 10 के 10 रिकॉर्ड आए थे और वो 10 रिकॉर्ड एक साथ चल रहे थे। अगर एक ब्रेक हुआ तो सब पे इम्पैक्ट हो रहा था। ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग ने क्या कहा कि मेरे लिए सारे ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल अलग अलग आइटम है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि पहला ट्रांजेक्शन ब्रेक हुआ, दूसरा सक्सेसफुल चला, आई एम ओके, राइट। तो दीज रिपीटेटिव पार्ट्स आर कॉल्ड ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। द अदर बेनिफिट, या फिर जो इसका अदर बेनिफिट वो है, ट्रांजेक्शन आपस में कोई डेटा शेयर नहीं करते। ईच ट्रांजेक्शन इज यूनिक और इंडिविजुअल। सो 3 टाइप ऑफ हमारे पास ट्रांजेक्शन है, लीनियर, आइटरेटिव और ट्रांजेक्शनल्स। सो आई होप अब आपको तीनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग। ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं और कैसे ये रियल टाइम ऑटोमेशन में मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक ऑटोमेशन लिखना है, मेरा एक फोल्डर है, उस फोल्डर में मेरे पास मान लो 50 इनवॉइस है। उन 50 इनवॉइस से मुझे कुछ डेटा उठा के किसी एप्लीकेशन में डालना है, एज सिंपल एज दैट, राइट। 50 इनवॉइस पड़ी है और मुझे किसी एप्लीकेशन में उस डेटा को फीड करना है। अब मान लो 50 में से 10 इनवॉइस तो सही है, 11वीं इनवॉइस आपकी करप्टेड है। तो क्या आप 11 के बाद प्रोसेस को स्टॉप करना चाहोगे, या फिर आप चाहोगे कि ठीक है 11th वाले को आप एक्सेप्शन मार्क कर दो और 12 13 को आप एग्जीक्यूट करो? क्योंकि एज अ बिजनेस या फिर एज अ ऑटोमेशन डेवलपर मैं चाहूँगा कि सब इंडिविजुअली रहें। तो इस केस में आपकी जो एक इनवॉइस है, आपकी जो एक रसीद है, या फिर आपकी जो एक इनवॉइस या फिर एक पीडीएफ है, वो आपकी क्या बन गई? एक ट्रांजैक्शन बन गई। तो किस चीज़ को आपको बार बार करना है? आपको एक इनवॉइस का डेटा उठा के बार बार डालना है। एक इनवॉइस, 2 इनवॉइस, 3 इनवॉइस, रिपीट क्या हो रही है? इनवॉइस। तो इनवॉइस क्या बन गई? आपकी एक ट्रांजैक्शन बन गई। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक एक्सेल है, उस एक्सेल में मेरे पास बहुत सारे ईमेल एड्रेस हैं। अब मुझे ईमेल भेजना है रोबोट के थ्रू। तो रोबोट ने पहला ईमेल एड्रेस उठाया, ईमेल भेजा, दूसरा उठाया, भेजा, तीसरा भेजा, फिर ईमेल उठाया और भेजता गया। कहीं पे उसको एक एक्सेप्शन आया कि ईमेल एड्रेस जो है वो गलत है। तो क्या उसको आगे चलना है? डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि वो आगे चले। तो मैं क्या करूंगा, ईच रो ऑफ जो आपके एक्सेल की जो रो है वो आपकी क्या हो गई? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है। जहाँ पे कि मैं रोबोट को सिखाऊंगा, देख अगर तेरे को पहला वाला ईमेल चला गया, वेल एंड गुड, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, जब तक तुम्हें सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो जाए। तो जो हमारा एक्सेल वाला एग्जाम्पल होगा, इसमें जो आपकी इंडिविजुअल रो ऑफ डेटा होगी वो क्या होगी? आपकी ट्रांजैक्शन। जब भी आप किसी भी रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन में कोड लिखोगे, सबसे पहला जो आपका काम होगा वो होगा समझना कि मेरा प्रोसेस का ट्रांजैक्शन क्या है। इसीलिए मैं इस स्लाइड पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जब मैंने हमको पहला एग्जांपल बताया था कि मुझे फोल्डर में से इनवॉइस रीड करने थे और डेटा फीड करना था, तो जो मेरा ट्रांजैक्शन हुआ वो क्या हुआ? इनवॉइस। मेरे पास एक्सेल थी, एक्सेल में मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स थे, उन रिकॉर्ड्स को मुझे कुछ करना था उनके साथ, तो मेरा ट्रांजैक्शन क्या हुआ? डेटा रो। क्योंकि एक्सेल क्या देगा मुझे? डेटा टेबल देगा, और डेटा टेबल के अंदर क्या होगी? आपकी डेटा रो। तो इसलिए आपको ट्रांजैक्शंस पहचानना ज़रूरी है। सो एज एन ऑटोमेशन डेवलपर, फर्स्ट थिंग आपको अपने प्रोसेस में ट्रांजैक्शन पता करना है कि मेरे प्रोसेस का ट्रांजैक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल हैं, और जो हमने ब्लू में हाईलाइट करे हैं वो उसके ट्रांजैक्शंस हैं। तो ये तो था मेरा ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, राइट। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है, वाई डू वी नीड फ्रेमवर्क? मुझे फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ी ही क्यों है? तो जब भी मैं इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो मेरा टॉपिक है वो है रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क। उसमें जो एक वर्ड आ रहा है जिसका कि नाम है फ्रेमवर्क। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहली चीज़, फ्रेमवर्क इज़ अ टेम्पलेट
दैट हेल्प्स यू टू डिज़ाइन द ऑटोमेशन प्रोसेस। टेम्पलेट क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि चलो आज हमें एक CV बनाना है, हमें एक अपना रेज्यूमे बनाना है, तो मैंने क्या कहा, मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि देखो मेरे पास एक रेज्यूमे का टेम्पलेट बना हुआ है, तो यहाँ पे अपनी फ़ोटो चिपका दो, यहाँ पे अपना नाम डाल दो, यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट क्वालिफिकेशन डालो, यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट की डिटेल्स डालो, और तुम्हारे पास ये रेज्यूमे रेडी हो जाएगा। तो मेरे फ्रेंड को क्या करना पड़ा, सिर्फ उस टेम्पलेट में अपना डेटा मैंने फीड कर दिया। टेम्पलेट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं एक शॉप ओनर हूँ, मुझे आज के दिन में रसीदें निकालनी है, तो मैं सिंपल प्रिंटर में अपनी मशीन प्रिंटर वाली मशीन में अपना रिसीट वाला टेम्पलेट डालता हूँ, मेरा प्रिंटर जो है वो टक 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 छाप के निकाल देता है। तो बेसिकली फ्रेमवर्क क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है जो कि आपको किसी भी चीज़ को काम करने में मदद करता है। उसी तरह से जो आपका रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क है वो बेसिकली एक टेम्पलेट है। आरई फ्रेमवर्क, यूआईपाथ ने आपको कहा कि ये देखो मैं आपको एक फ्रेमवर्क बना के दे रहा हूँ, आप इसमें सिर्फ अपने ऑटोमेशन की चीज़ें पुट करो, दैट्स इट। ठीक है, अब ये जो फ्रेमवर्क है इसमें कुछ चीज़ें मुझे बाय डिफ़ॉल्ट करके दी हुई है। मुझे डेटा रीड करने का, राइट करने का तरीका, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन का तरीका, एवरीथिंग यूआईपाथ ने मुझे प्रोवाइड कर रखा है। जब भी मैं कोई फ्रेमवर्क बनाता हूं तो मैं चाहूँगा कि उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई कैच, थ्रू थ्रोज, जो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के टाइम पे पढ़ा था, इस फ्रेमवर्क में जब हम जाएंगे तो आप देखोगे कि जो आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो भी ऑलरेडी रोबोटिक्स फ्रेमवर्क ने कर रखी है। इवेंट लॉगिंग ये होता है कि जब भी आप कोई ऑटोमेशन लिखते हो तो मैं चाहूँगा कि जब भी मेरा ऑटोमेशन अनअटेंडेड मोड में या फिर लॉग्ड मशीन में या फिर किसी और कंप्यूटर पर ना हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे ऑटोमेशन ने क्या किया। उस समय पे आपको लॉगिंग मैकेनिज्म, ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बेयर मिनिमम है जब भी आप एक ऑटोमेशन लिखोगे। तो यूआईपाथ ने क्या करा, आपको एक फ्रेमवर्क बना के दे दिया, कहा कि ये एक फ्रेमवर्क है, इसका नाम है रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क, इसमें मैंने ये सारी चीज़ें करके आपको दे रखी हैं, आप चाहे तो इसका ऑटोमेशन का यूज़ करो और आप फ्री हो इसमें मॉडिफिकेशंस करने को, राइट। जैसे आपके दोस्त ने, मैंने अपने फ्रेंड को दिया था अपना टेम्पलेट, उसने फ़ोटो लगाई, नाम डाला, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाली, बट मेरे फ्रेंड्स के पास कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन थे, तो उसने मेरे टेम्पलेट में अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, राइट। सो सेम लाइक दैट आरई फ्रेमवर्क एक टेम्पलेट है और इसीलिए मुझे एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत भी पड़ती है। तो अभी तक हमने डिस्कस करा कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं और फ्रेमवर्क क्या होता है। जब इन दोनों चीज़ों को मैं कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास कुछ उभर के आएगा जिसको कि मैं बोलूँगा रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क। रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क है, जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है, यानी कि एक टेम्पलेट है जो कि आपको हेल्प करता है ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग को बिल्ड करने में। अब जब मैं ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ईच एंड इंडिविजुअल आइटम आर द सेपरेट ट्रांजैक्शंस, जहाँ पे कि आपके ट्रांजैक्शन को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई ऑटोमेशन बनाना है तो आप क्या यूज़ करोगे, रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क। ठीक है, रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क जो है वो प्योरली हमारा बना हुआ है स्टेट मशीन्स पे। तो जब हम टाइप्स ऑफ वर्कफ्लो पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास सीक्वेंस होता है, फ्लो चार्ट होता है, स्टेट मशीन होता है और ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर होता है, राइट। तो जो हमारा रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क है ये हमारा कंप्लीटली बिल्ड है कंसेप्ट ऑफ स्टेट मशीन्स पे। अगर आपके स्टेट मशीन्स के कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको रोबोटिक्स फ्रेमवर्क समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आरई फ्रेमवर्क इज इम्प्लीमेंटेड ऑन स्टेट मशीन और ये मुझे कौन से टाइप ऑफ ऑटोमेशन लिखने में हेल्प करेगा, जहाँ पे कि मेरे ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होंगे। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्टेट मशीन्स। आरई फ्रेमवर्क स्टेट मशीन पे ही क्यों बनाया, हम इसे फ्लो चार्ट में भी बना सकते थे, सीक्वेंस में भी बना सकते थे। सबसे पहला बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी, ईजी टू ऐड और रिमूव स्टेट्स। आज मेरे पास 4 स्टेट हैं, मैं ईजिली इसमें स्टेट्स ऐड और रिमूव कर सकता हूं। सेकंड जो मेरा पॉइंट है वो है सेपरेट बिजनेस लॉजिक ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा सिस्टम लॉजिक है और जो मेरा बिजनेस लॉजिक है वो अलग अलग होना चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब मैं अपने
फ्रेमवर्क पे जाऊंगा, बट एज ऑफ नाउ जस्ट आपको क्विकली एक चीज़ समझाने के लिए, जैसे कि मान लो आपके ऑटोमेशन में एक ब्राउज़र ओपन होता है जो कि क्रोम ब्राउज़र है, और उस क्रोम ब्राउज़र पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपके बिजनेस ने दिया है, ठीक है। अब मान लो किसी दिन क्या होता है कि आपका क्रोम ब्राउज़र रोबोट के मशीन पे ब्रेक हो जाता है, क्रोम ब्राउज़र फट जाता है, या फिर वो अटक गया, या फिर वो चल नहीं रहा। उस केस में अगर आप बिजनेस को ईमेल करोगे कि यार मेरा क्रोम ब्राउज़र नहीं चल रहा, तो बिजनेस क्या करेगा? वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। दूसरा सिनेरियो लेते हैं, किसी दिन आपका रोबोट जाता है और वो बोलता है कि यार जो हमारा पासवर्ड है वो पासवर्ड नहीं चल रहा। उस केस में अगर आप बिजनेस को मेल भेजोगे कि देखो जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो गया या फिर वो नहीं चल रहा, तो आपका बिजनेस कुछ कर सकता है। बट जब अगर क्रोम फट गया या फिर मशीन नहीं चल रही, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तब आपका बिजनेस क्या करेगा? तो इसीलिए जब भी आप ऑटोमेशन लिख रहे हो, ये ज़रूरी है कि आपका बिजनेस लॉजिक और जो आपका सिस्टम लॉजिक है वो अलग अलग हो। तो सेपरेट बिजनेस लॉजिक ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, ये काम आपका स्टेट मशीन में इजीली हो जाता है, और ये आरई फ्रेमवर्क के अंदर बिल्ट इन है। मल्टीपल ट्रांजेक्शन फ्रॉम अ स्टेट, मैं एक स्टेट से मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकता हूँ। फ्लो चार्ट में क्या होता है, या तो ट्रू है या तो फिर फॉल्स है, कंडीशन ड्रिवन है, राइट। एन नंबर ऑफ फाइनल स्टेट, आपके साथ आपके पास एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकती हैं, सेल्फ ट्रांजिशन भी आप कर सकते हो। ये हमारे बेनिफिट्स हैं जो कि मुझे स्टेट मशीन प्रोवाइड करता है, और इसी सारे बेनिफिट्स की वजह से हमारा जो आरई फ्रेमवर्क है वो बना हुआ है स्टेट मशीन्स पे। क्विकली मैं आपको एक रिकैप देना चाहूँगा स्टेट मशीन का, जो हमने ऑलरेडी कवर किया था कि ये स्टेट मशीन ऐसा कुछ दिखता है। स्टेट मशीन का एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले जो भी आप एंट्री में कोड लिखते हो वो चलता है। उसके बाद आरई फ्रेमवर्क या फिर स्टेट मशीन देखती है कि क्या मेरे पास आगे जाने को जगह है, तो वो कहता है हाँ हमारे पास है, नेक्स्ट ट्रांजिशन। तो फिर वो आपके तीसरे जो आपने एग्जिट में कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करता है, राइट। तो स्टेट मशीन में एक हमारे पास स्टेट होती है और एक हमारे पास फाइनल स्टेट होती है, जिसमें एक ही स्टेज थी। ये हमने सारा ऑलरेडी डिस्कस करा था स्टेट मशीन्स के चैप्टर में। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर फॉलोइंग। अगर आपको नहीं याद है तो ये रहा वो वीडियो जहाँ पे कि हमने स्टेट मशीन को पूरा डिस्क्राइब किया था। आरई फ्रेमवर्क समझने से पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप आरई फ्रेमवर्क को ढंग से समझ पाओगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ रेफर दिस वीडियो, उससे आपको आरई फ्रेमवर्क इजीली समझ आएगा, ठीक है। सो अब तक एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। हमने क्या क्या देखा अभी तक? सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि लीनियर, आइटरेटिव और ट्रांजेक्शनल होते हैं। जब भी मुझे एक ट्रांजेक्शन को अलग अलग डिवाइड करके करना है तो मैं यूज़ करता हूँ ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग। उसका क्या बेनिफिट है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा एक फेलियर दूसरे वाले को इम्पैक्ट करे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एक चीज़ होती है फ्रेमवर्क, जो कि मुझे एक टेम्पलेट, एक काइंड ऑफ लेआउट दे देता है, जिसमें कि आप कुछ टेम्पलेट में लेआउट में भर सकते हो। एग्जाम्पल हमारा रेज्यूमे हो गया। और तीसरी चीज़ जो हमने देखी कि है स्टेट मशीन्स। इन सबको मैं मिला दूं तो फाइनल आपके पास बन जाता है रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क, जो कि बना हुआ है ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग पे। उसका बेस है आपका स्टेट मशीन, और वो हम यूज़ करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन को बनाने के लिए, ठीक है। अब जब भी आप UiPath में एक ऑटोमेशन खोलोगे, रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क, ये हम देखेंगे इन डिटेल्स, दिस इज एट अ वेरी हाई लेवल, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको क्या बताया कि आरई फ्रेमवर्क जो है वो बना हुआ है स्टेट मशीन पे। तो ये जो है ऐसा आरई फ्रेमवर्क आपको दिखता है। तो अगर आप वेरी फर्स्ट लुक इसको देखोगे तो आपके पास 4 स्टेट हैं रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क में: इनिट, गेट ट्रांजेक्शन, प्रोसेस ट्रांजेक्शन और एंड प्रोसेस। तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये है कि अगर कोई आपको पूछता है हाउ मेनी स्टेट्स आई हैव इन द डिफॉल्ट आरई फ्रेमवर्क, तो आपका आंसर है 4। मेरे पास आरई फ्रेमवर्क में 4 स्टेट हैं। मैं स्टेट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये स्टेट मशीन पे बना हुआ है। कौन कौन से हैं? इनिशियलाइजेशन, गेट ट्रांजेक्शन, प्रोसेस ट्रांजेक्शन और एंड प्रोसेस। और चारों के चारों क्या हैं? चारों के चारों मेरे पास हैं स्टेट मशीन, ठीक है। तो आरई फ्रेमवर्क इज बिल्ट ऑन स्टेट मशीन। टोटल हमारे पास 4 स्टेट्स होते हैं। अब
एट अ वेरी हाई लेवल मैं आपको बता देता हूँ कि इन चारों स्टेट में क्या होता है। ये हम डिटेल में कवर करेंगे जब मैं आपको एक्चुअली गो थ्रू करूँगा, बट आपको पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे एक स्टार्ट का बटन बना हुआ है। तो सबसे पहले आरई फ्रेमवर्क जाता है किसमें, इनिशियलाइजेशन में। इनिशियलाइजेशन में यहाँ पे क्या करता है ये कि चीज़ों को इनिशियलाइज करता है कि मुझे ऑटोमेशन को चलाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मेरे पास है या नहीं है। बस इतना समझ लो कि मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया, मुझे ऑटोमेशन को चलाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हैं या नहीं है। अगर वो नहीं है मेरे पास तो प्रोसेस को क्या कर दो, ख़त्म कर दो, यानी कि एंड द प्रोसेस, ठीक है। स्टार्ट किया, जो चीज़ें हैं नहीं है तो ख़त्म कर दो, अगर हैं सक्सेसफुल है तो फिर जाके नेक्स्ट ट्रांजैक्शन टू बी प्रोसेस्ड। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन यानी कि जो चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आरई फ्रेमवर्क नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को लेके आएगा। जैसे ही वो इस ट्रांजैक्शन को लेके आएगा, उसने देखा यार मेरे पास तो ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो एंड कर दो। अगर ट्रांजैक्शन मिला तो उसको प्रोसेस कर दो, राइट। तो इनिशियलाइजेशन, गेट ट्रांजैक्शन, एंड स्टेट और प्रोसेस ट्रांजैक्शन। यही मैंने इस स्लाइड में थ्योरी में लिखा हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप इस स्लाइड को 1 मिनट या 2 मिनट के लिए पॉज करें और इन चारों की डेफिनेशंस को आप रीड कर ले या फिर कहीं पे नोट डाउन करके रख लो कि आरई फ्रेमवर्क में इनिशियलाइजेशन स्टेट में क्या होता है। हम चीज़ों को इनिशियलाइज करते हैं, गेट ट्रांजैक्शन में हम ट्रांजैक्शन को गेट करते हैं, ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ट्रांजैक्शन में हम उसको प्रोसेस करते हैं और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं उसको एंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ही मेरी 4 स्टेट्स होती हैं आरई फ्रेमवर्क में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं फीचर्स इन आरई फ्रेमवर्क। तो हमें तो ये तो पता चल गया कि भाई स्टेट मशीन पर बना है और अच्छा काम करता है, ट्रांजेक्शनल हैंड करता है, बट इसमें कुछ तो ऐसे फीचर्स होंगे ना जिसकी वजह से इतना पॉपुलर है। सबसे जो पहला फीचर है वो है सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस। सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन ये वैल्यूज़ हैं जो कि आपको इनिशियलाइजेशन के टाइम पे यूज़ होती हैं। अब फॉर एग्जांपल एक मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि जब भी मैं अपने ऑटोमेशन को डेवलप कर रहा हूँ, तो जब मैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे हूँ तो डेवलपर अपने पर्सनल क्रेडेंशियल यूज़ कर रहा है, मुकेश अपना यूज़र आईडी अपना पासवर्ड यूज़ कर रहा है। जब आप उस रोबोट या फिर उस ऑटोमेशन को जब आप प्रोडक्शन में लेके जाओगे तब थोड़ी मुकेश के क्रेडेंशियल चलेंगे, राइट। दूसरा एग्जांपल, डेवलपमेंट में मुकेश जो सारे ईमेल्स हैं वो अपने आप को ईमेल कर रहा है या फिर अपने दोस्त को ईमेल कर रहा है। जब आप प्रोडक्शन में जाओगे तब थोड़ी आप अपने दोस्त को या फिर मुकेश को ईमेल आएगा, राइट। वो तो अलग एनवायरनमेंट है। तो अगर मैंने कोड लिखना स्टार्ट कर दिया और मैंने सारी चीज़ें अपने ऑटोमेशन में भर दी तो मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा जब मैं एक्चुअली प्रोडक्शन में जाऊंगा तो इन सारी चीज़ों को चेंज करना। तो बेसिकली मेरे पास एक मैकेनिज्म, एक तरीका होना चाहिए जहाँ पे कि मैं इन चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकूँ बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन का तरीका है वो आरई फ्रेमवर्क ने आपको दिया हुआ है। उस तरीके को आप बोलते हो सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सिंपल एक एक्सेल की फॉर्म में आता है। आरई फ्रेमवर्क आपको एक कॉन्फ़िग फाइल देता है। कॉन्फ़िग फाइल एक नॉर्मल एक्सेल फाइल है जिसमें कि आप ये बताते हो कि मुझे किस एनवायरनमेंट पे कौन सी वैल्यू चाहिए, राइट। तो पहला फीचर हो गया आरई फ्रेमवर्क का जो कि है सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब एज ए डेवलपर आपको सारी वैल्यूज़ कहाँ लिखनी है इस एक्सेल फाइल में। कल को आप किसी भी एनवायरनमेंट पे जाओ, सिर्फ आपको इस वैल्यू को चेंज करना है जो कि एक्सेल में है। आपके ऑटोमेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहला फीचर जो है वो है सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस। दूसरा फीचर जो कि आरई फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है वो है लॉगिंग। लॉगिंग क्यों ज़रूरी है? जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, जब भी मेरा कोई ऑटोमेशन चलता है, राइट। अब मेरे ऑटोमेशन में मान लो 1000 स्टेप्स हैं। मेरा ऑटोमेशन कहीं पे तो जाके ब्रेक हो गया। अब मुझे प्रोडक्शन से एक एरर आती है कि मुकेश यार तेरा ऑटोमेशन जो है वो प्रोडक्शन पे जाके ब्रेक हो गया, अब इसको डीबग करो। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पे ब्रेक हुआ? बट लेट्स से मेरा जो प्रोसेस है वो बराबर लॉग लिख रहा है। वो कह रहा है कि मैंने लॉगिन सक्सेसफुल करा, मैं इस स्टेप पे गया, मैं इस स्टेप पे गया, मैं ब्राउज़र पे गया, मैंने ब्राउज़र से डेटा डाउनलोड करा, जब मैं ईमेल पे गया तो मैं ईमेल पे आके ब्रेक हो गया। तो एज अ डेवलपर मैं क्विकली जाके किसको देखूंगा कि हाँ भाई ये ईमेल वाले पार्ट में कुछ तो इसको इशू है, तो लेट्स गो टू ईमेल एंड ईमेल वाला इशू देखते हैं। इस चीज़ को आप क्या बोलते हो? लॉगिंग।
तो जो लॉगिंग है वो ऑलरेडी आरई फ्रेमवर्क के अंदर बिल्ट इन है। जैसे हमारे पास सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन इनबिल्ट थी, वैसे ही मेरे पास ये लॉगिंग इनबिल्ट है। ये आपको हेल्प करता है डीबगिंग में, विजुअलाइजेशन में, प्रोजेक्ट्स में, रिपोर्टिंग करने में। ये सारी चीज़ें आपको लॉगिंग अवेलेबल है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन है आरई फ्रेमवर्क में। जब मैं आपको एक्चुअल लेके जाऊंगा आरई फ्रेमवर्क में, तब आपको समझ आ जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा था, राइट। तो फीचर वाइज आपको ये समझना है कि सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी है और आपके पास लॉगिंग भी ऑलरेडी अवेलेबल है आर रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क में, ठीक है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है वो है बिजनेस एंड एप्लीकेशन एक्सेप्शंस, राइट। अब मुझे ये तो समझ आ गया, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा था कि आपका बिजनेस और आपका एप्लीकेशन लॉजिक अलग अलग होना चाहिए। अब इसको लगाने के लिए मैं क्या करूं? क्या मुझे अलग से कोड लिखना पड़ेगा या फिर मैं कैसे डिवाइड करूं बिजनेस लॉजिक को, सिस्टम लॉजिक को? हमें इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूं तो रोबोटिक्स फ्रेमवर्क मेरे बिजनेस और एप्लीकेशन लॉजिक को भी अलग कर देता है, और क्योंकि मेरा लॉजिक अलग है तो मेरे बिजनेस और एप्लीकेशन एक्सेप्शंस भी बाय डिफ़ॉल्ट अलग अलग ही हो जाते हैं, राइट। इसको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरा एक ब्राउज़र था जहाँ पे कि रोबोट को क्लिक करना था, बट क्या हुआ कि आपका ब्राउज़र ने बोल दिया कि द एप्लीकेशन इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग और वो अटक गया। अब चांसेस आर देयर कि मैं अगर उस क्रोम ब्राउज़र को या एज ब्राउज़र को वापस से बंद करके चालू करूँ तो फिर शायद मेरा क्लिक चल सकता है। वही तो करते हैं हम एज ए ह्यूमन, राइट। मेरा नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया, मैं बंद करता हूँ, चलाता हूँ। तो ये जो सारे मैकेनिज्म है कि एप्लीकेशन फ्रीज हो गई, नहीं चल रही, किल करके वापस चला दो, ये सारा आरई फ्रेमवर्क में बिल्ट इन अंदर आता है। दूसरी चीज़, आरई फ्रेमवर्क ने आपके बिजनेस और आपके सिस्टम वाले एक्सेप्शन को प्रॉपरली डिवाइड करके रखा हुआ है। तो आपके बिजनेस वाले जितने एक्सेप्शन है सिर्फ बिजनेस टीम को जाते हैं। जो भी आपने एप्लीकेशन रिलेटेड एक्सेप्शन है जैसे कि क्रोम ब्रेक हो गया, ईमेल नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो आपके टेक्निकल सपोर्ट टीम को जाते हैं। तो आरई फ्रेमवर्क में ये डिफ्रेंशिएशन अलग से लगा हुआ है। और ये जो रीट्राई मैकेनिज्म है कि अगर एप्लीकेशन फ्रीज हो गई, किल करके रिट्राई करो, ये रिट्राई मैकेनिज्म भी ऑलरेडी बिल्ट इन आरई फ्रेमवर्क के अंदर है, राइट। सो ये कुछ फीचर्स थे जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि आरई फ्रेमवर्क में क्यों हम यूज़ करते हैं। ओके, जब भी मैं आरई फ्रेमवर्क की बात करूँगा आपको एक चीज़ बहुत कॉमन सुनने में आएगी जो कि है डिस्पैचर परफॉर्मर। कुछ लोग इसको कंज्यूमर प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको डिस्पैचर परफॉर्मर भी बोलते हैं, बट कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो डिस्पैचर और परफॉर्मर एक कंसेप्ट है, राइट। ये एक कंसेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए जब भी आप आरई फ्रेमवर्क में जंप करते हो, ठीक है। तो वाइडली जो आपका सॉल्यूशन है वो दो पार्ट में बना होता है, एक होता है डिस्पैचर और एक होता है परफॉर्मर, ठीक है। जब मैं आरई फ्रेमवर्क में हम ये बात कर रहे हैं कि आरई फ्रेमवर्क में ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग होती है जहाँ पे कि एवरी ट्रांजैक्शन सेपरेट है, राइट। हमने देख लिया कि ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग होती है। तो यूआई पाथ आरई फ्रेमवर्क उस चीज़ को कैसे करता है? उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूआई पाथ का इंटीग्रेशन है ऑर्केस्ट्रेटर क्यूज़ के साथ। अब क्यूज़ क्या होते हैं? जब हम ऑर्केस्ट्रेटर देख रहे थे तब हमने बताया था कि क्यू एक मैकेनिज्म है जहाँ पे कि आप ट्रांजैक्शंस को ऐड करते हो, ठीक है। तो आपका जो यूआई पाथ आरई फ्रेमवर्क है वो ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग इंप्लीमेंट क्यों कर पाता है? क्योंकि वो उसका इंटीग्रेशन किसके साथ है? ऑर्केस्ट्रेटर क्यूज के साथ। तो क्या होता है जब भी आपका ऑटोमेशन चला, एग्जांपल ले लेते हैं वो अपना फोल्डर वाला जहाँ पे कि मेरे पास बहुत सारी इन्वॉइसेस थी, ठीक है। अब मेरे पास वो बहुत सारी इन्वॉइसेस थी वहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे एक एक को इंडिविजुअली ट्रांजेक्शन करना है तो मेरा रोबोट क्या करेगा, एक एक इनवॉइस का डेटा उठाएगा और उसको उठा के कहाँ रख देगा? ऑर्केस्ट्रेटर क्यू में रख देगा और उसका काम खत्म। फिर एक दूसरा रोबोट आएगा, वो क्या करेगा, उसमें से एक एक आइटम को उठाएगा और प्रोसेस करेगा। क्योंकि आपके क्यू में अलग अलग ट्रांजैक्शन गए हुए हैं, दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। इस चीज़ को और समझने के लिए मैं आ गया हूं अपने यूआई पाथ ऑर्केस्ट्रेटर में। यहाँ पे मेरे पास ये देखो क्यूज़ हैं, ठीक है। इस क्यू में ये मेरे पास 18 ट्रांजैक्शंस हैं।
मेरे पास 123 ट्रांजेक्शन है, मेरे पास 333 ट्रांजेक्शन्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाके, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, व्यू ट्रांजेक्शन्स, तो ये ट्रांजेक्शन्स इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने इस प्रोसेस को चलाया तो उसने क्या करा, एक एक इंडिविजुअल आइटम या फिर इंडिविजुअल इनवॉइस, कुछ भी हो सकता है ये, राइट, आपको ट्रांजेक्शन डिफाइन करना आना चाहिए। उसने एक एक को इंडिविजुअली जाके क्यू में ऐड कर दिया। तो ये और ये अलग है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। एक एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के अंदर उसकी खुद की डिटेल्स है कि इसके अंदर ये नाम है, इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये कैसे इंप्लीमेंट हुई है, ये इंप्लीमेंट हुई है क्यूज़ की हेल्प से। तो आरई फ्रेमवर्क जो है वो ट्रांजेक्शनल मैनेजमेंट क्यों कर पाता है, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन है क्यू के साथ, जहाँ पे कि वो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को कहाँ उठा के डाल देता है, क्यू में, ऑर्केस्ट्रेटर क्यू में। और ऑर्केस्ट्रेटर क्यू में अगर आप यहाँ पे जाओगे, देखोगे व्यू ट्रांजेक्शंस, तो यहाँ पे आपको ये सारे ट्रांजेक्शंस अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। अब मैंने ये आपको क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको समझा रहा था डिस्पैचर एंड परफॉर्मर, राइट। तो ये मुझे समझ आ गया कि ऑर्केस्ट्रेटर क्यू में हम इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन डालते हैं। तो ये जो डिस्पैचर एंड परफॉर्मर का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ये बोलता है कि आप दो रोबोट लिखो। पहला रोबोट क्या करेगा, आपके क्यू को लोड करेगा विथ द ट्रांजेक्शंस। तो जो आपके क्यू को लोड करेगा उसको हम बोलेंगे डिस्पैचर। और एक बार वो क्यू में आ गए तो मैं एक और रोबोट लिखूंगा जो कि रोबोट उससे एक एक करके आइटम को रिट्रीव करेगा और प्रोसेस करेगा, तो उसको मैं बोलूँगा परफॉर्मर्स, राइट। तो कोई भी ऑटोमेशन जो कि ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग में बना हुआ है, बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आपने उसको दो पार्ट में बांट दिया, पहला पार्ट डिस्पैचर, दूसरा पार्ट परफॉर्मर। डिस्पैचर का काम है डेटा उठा के ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग के लिए क्यू में ऐड कर देना, और परफॉर्मर क्यू से एक एक करके उस डेटा को रीड करेगा, राइट। तो ये एक कंसेप्ट है जिसको कि हम बोलते हैं डिस्पैचर एंड परफॉर्मर। इसको कई लोग कंज्यूमर, प्रोड्यूसर अलग अलग नाम से बोलते हैं, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं या फिर डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, तो डिस्पैचर इज अ प्रोसेस यूज टू पुश द ट्रांजैक्शन, राइट, धकेल रहा है कहां पे, टू द ऑर्केस्ट्रेटर क्यू। अगर आप डायग्राम को देख रहे होगे तो एक डेटा सोर्स है, यहाँ पे आपका ये डिस्पैचर लगा हुआ है, और ये डिस्पैचर आपका डेटा कहाँ पुट कर रहा है, देखो क्यू में। एक डिस्पैचर आपका मल्टीपल क्यूज में भी डेटा पुट कर सकता है। तो Q1, Q2, Q3, Q4 इसने ऐसे क्यूज में डेटा भर दिया, और जब परफॉर्मर चलाएगा तो परफॉर्मर इन्हीं आइटम को एक एक करके उठाएगा, ठीक है। तो डिस्पैचर की डेफिनेशन क्या बोलती है, डिस्पैचर इज अ प्रोसेस यूज टू पुश द ट्रांजेक्शन आइटम इनटू द ऑर्केस्ट्रेटर क्यू, ठीक है। जरूरी नहीं है कि डिस्पैचर खाली एक ही सोर्स से डेटा उठाए, एक डिस्पैचर मल्टीपल सोर्सेस से भी डेटा उठा सकता है, राइट। एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, information is pushed to one or more queue using a common format, right? So format of the data common है, we can split the processing of the items between multiple robots। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। मल्टीपल रोबोट्स मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे पास जो उस फोल्डर में थे वहां पे 1000 इनवॉइस है, तो अब 1000 इनवॉइस को लोड करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि भाई एक काम करते हैं, मैं ना 3 रोबोट लगा देता हूँ या फिर 4 रोबोट लगा देता हूँ, जो कि 250 रोबोट 250 इन्वॉइस उठाएंगे और उनका डेटा उठा के लोड कर देंगे किसमें, क्यू में, ठीक है। तो डिस्पैचर की प्रॉपर्टी ये होती है कि आप उसके आइटम स्प्लिट भी कर सकते हो मल्टीपल रोबोट्स में। सो डिस्पैचर मतलब एक मैकेनिज्म जो कि आपके डेटा सोर्स से डेटा उठाएगा और क्यू में लोड करेगा। परफॉर्मर क्या होगा, कोई भी क्यू होगी उससे एक एक आइटम को उठाएगा और प्रोसेस करेगा। तो डिस्पैचर पुश करता है, परफॉर्मर इज अ प्रोसेस यूज टू पुल द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रेटर क्यू एंड प्रोसेस इट। क्यूज आइटम आर प्रोसेस्ड वन एट अ टाइम, एक टाइम में एक ही लेके आता है, ठीक है। इसके पास ऑलरेडी एरर हैंडलिंग रिट्राई मैकेनिज्म ऑलरेडी बना हुआ है। सबसे बड़ा एडवांटेज डिस्पैचर परफॉर्मर का क्या है कि मल्टीपल परफॉर्मर्स, जैसे मेरे पास मल्टीपल डिस्पैचर होते थे वैसे ही मेरे पास मल्टीपल परफॉर्मर्स होते हैं। मल्टीपल परफॉर्मर्स एक बहुत कॉमन सिनेरियो है, जैसे कि मान लो मैं एक ऑटोमेशन लिख रहा हूँ जहाँ पे कि मैं एक सर्विस मैनेजमेंट कंपनी पे हूँ जहाँ पे कि मैं टिकट्स रिजॉल्व करता हूँ। तो मैंने एक प्रोसेस लिखा जिसने कि आ जाके 10,000 टिकट लोड कर दिए। तो 10,000 टिकट अगर मेरा एक ही रोबोट रिजॉल्व करेगा तो उसको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या कहा डिस्पैचर को कि तुम उठाओ 10,000 टिकट को लोड कर दो, डिस्पैचर का काम खत्म।
अब मैं गया परफॉर्मर के पास, परफॉर्मर को मैंने कहा कि यार 10,000 हैं, बहुत सारे आइटम्स है, ये लो 10 रोबोट पे चलाओ इसको। तो जो मेरा परफॉर्मर है वो 10 अलग अलग रोबोट पे चलेगा। तो एक ही क्यू के जो आइटम्स है वो डिवाइड हो जाएंगे 10 अलग अलग रोबोट में। और आपको लग रहा होगा कि कैसे होता है, बहुत डिफिकल्ट है। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक मैटर ऑफ क्लिक है। ऑर्केस्ट्रेटर इसको अपने आप हैंडल करता है, आपको सिर्फ बताना है कितने रोबोट पे और कौन से रोबोट पे चलाना है, राइट। बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि डिस्पैचर जो कि डेटा पुश करता है, परफॉर्मर जो कि डेटा पुल करता है। हमारे पास मल्टीपल डिस्पैचर हो सकते हैं और मेरे पास मल्टीपल परफॉर्मर भी हो सकते हैं, ठीक है। आज का जो मेरा लास्ट टॉपिक है कि मैं डिस्पैचर और परफॉर्मर यूज़ ही क्यों करूं। तुमने ये तो समझा दिया कि भाई डिस्पैचर है, परफॉर्मर है, यूज़ करना है, बट इसका फ़ायदा क्या है। तो फर्स्ट से पहला फ़ायदा ये है, बेटर सेपरेशन ऑफ द प्रोसेस बिटवीन डिस्पैचर एंड परफॉर्मर। कल को अगर आपका लोड बढ़ता है डिस्पैचर एंड पे और आपका लोड बढ़ता है परफॉर्मर एंड पे, तो आप अलग अलग चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। आपके पास हमेशा ऑप्शन है, एज अ डेवलपर आप डिस्पैचर परफॉर्मर को एक ही रोबोट में लिख सकते हो। प्रॉब्लम ये होगा कि कल को अगर आपका रोबोट या फिर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको मल्टीपल रोबोट्स पे चलाना है, बट अगर आपने डिस्पैचर परफॉर्मर सेम रोबोट पे लिख दिया, तो अगर आप मल्टीपल रोबोट्स पे चलाओगे तो आपका डिस्पैचर भी मल्टीपल टाइम चलेगा और आपका परफॉर्मर भी मल्टीपल टाइम चलेगा। तो इसके लिए बेटर रहता है कि मैं डिस्पैचर को अलग रखूँ, परफॉर्मर को अलग रखूँ। दूसरी चीज़, मान लो आपका डिस्पैचर और परफॉर्मर है, मेरा डिस्पैचर एकदम बढ़िया मस्त चल रहा है और मेरे परफॉर्मर में कोई एरर आ गई, तो मैं नहीं चाहूँगा कि जो मेरे डिस्पैचर की एरर है वो परफॉर्मर को हिट करे या फिर जो मेरी परफॉर्मर की एरर है वो मेरे डिस्पैचर को हिट करे, राइट। तो इसीलिए मैं एरर हैंडलिंग और इसको सेपरेट करके रखूँगा, राइट। पॉसिबिलिटी टू रन अक्रॉस सेवरल मशीन्स, ये तो हमने अभी डिस्कस करा कि अगर मुझे एक ही प्रोसेस को अलग अलग मशीन्स पर रन करना है, मैं डिस्पैचर परफॉर्मर एक ही रोबोट में डाल दूंगा, तो जितनी बार आप अलग अलग मशीन पर रन करोगे, अलग अलग मशीन अलग अलग बार आपका डिस्पैचर अलग अलग बार परफॉर्मर चलाएगी, क्योंकि आपने वो एक ही रोबोट में रख दिया है। बट अगर आप अलग अलग करोगे, डिस्पैचर अलग सॉल्यूशन, परफॉर्मर अलग सॉल्यूशन, तो मैं सिर्फ परफॉर्मर को 10 रोबोट पर डाल सकता हूँ। दूसरी चीज़ है बेटर रीयूजेबिलिटी। अब चांसेस आर देयर कि जो मेरा डिस्पैचर है, ऐसा ही एक और प्रोसेस मेरे पास और कहीं आ गया, किसी और प्रोजेक्ट में, किसी और टीम में, किसी और डेवलपर के पास, तो मैं ऑलवेज अपना डिस्पैचर का कंपोनेंट उठा के उस डेवलपर को दे सकता हूँ, बोलता हूँ कि ये ले भाई, ये डिस्पैचर है, इसमें तू अपना कोड चेंज कर ले, कॉन्फ़िग चेंज कर ले, अपनी वैल्यूज़ डाल ले और रीयूज़ कर लो, ठीक है। इम्प्रूव बिल्ट इन कॉन्फ़िगरेशन विथ ऑर्केस्ट्रेटर इंटीग्रेशन, अगर मैं इसको अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेटर के साथ यूज़ करूँगा तो मेरा जो डिस्पैचर परफॉर्मर वाला मॉडल है वो एकदम बढ़िया चलता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पहले से ऑटोमेशन बने हुए जो कि आपने सीक्वेंस, फ्लो चार्ट, स्टेट मशीन में बनाए हैं, अगर आप डिस्पैचर परफॉर्मर मॉडल यूज़ करते हो तो आपके जो एग्जिस्टिंग रनिंग ऑटोमेशन है वो ईजिली एडेप्ट हो जाते हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं इस चीज़ को समझने में, ठीक है। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं डिस्पैचर एंड परफॉर्मर। ओके, सो इसी के साथ आज का टॉपिक अब मैं यहीं पे रैप करूँगा। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। आज हमने देखा सबसे पहला कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये एक सबसे स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आइटम या फिर नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जिनको करके कि आप किसी काम को अचीव करते हो। हमारे पास लीनियर, आइटरेटिव और ट्रांजैक्शनल टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग के एग्जांपल हमने देख लिए हैं कि कौन कौन से होते हैं और क्यों मुझे ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग ज़रूरी है। उसके बाद हमने ये समझा कि मुझे फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्या है और मुझे फ्रेमवर्क क्यों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने आज देखा कि जो आरी फ्रेमवर्क है वो बना हुआ है स्टेट मशीन पे और वो यूज़ होता है मेरे ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग को, और आरी फ्रेमवर्क इसको करने के लिए किसकी हेल्प लेता है, ऑर्केस्ट्रेटर क्यूज की। आरी फ्रेमवर्क जो बना हुआ है वो बना हुआ है स्टेट मशीन्स पे। हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ स्टेट मशीन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, अगर आपको डाउट है तो आप हिंदी वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ स्टेट मशीन भी उसी में कवर हो जाएगा। उसके बाद जो आज हमने डिस्कस करा, हमने ये देखा कि आरी फ्रेमवर्क तो ठीक है, उसके क्या क्या फीचर्स है, सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन, लॉगिंग, बिजनेस एक्सेप्शन, सिस्टम एक्सेप्शन को हैंडल करना, रीट्राई मैकेनिज्म, ये सारे फीचर्स जो है वो मुझे आरी फ्रेमवर्क देता है ऑलरेडी। लास्टली मैंने ये देखा कि डिस्पैचर और जो परफॉर्मर है वो कंसेप्ट क्या है,
राइट, कि डिस्पैचर हम क्यों यूज़ करते हैं, परफॉर्मर क्यों यूज़ करते हैं। आपको सिर्फ ये समझना है कि डिस्पैचर आप यूज़ करते हो डेटा लोड करने के लिए टू द क्यू, एंड परफॉर्मर आप यूज़ करते हो टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द क्यू। और लास्टली हमने ये समझा कि ऐसा करने से मुझे क्या बेनिफिट होते हैं, क्यों मुझे डिस्पैचर और परफॉर्मर अलग अलग रखने चाहिए और क्यों मुझे उसे साथ में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आज हमने कवर कर ली हैं। अगर आपका ये सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये आपका बेस बन जाएगा आरई फ्रेमवर्क को समझने के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो अब मैं यहीं पर रैप करूँगा। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी और डाउट्स या फिर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप ऑलवेज मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर रैप करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे कि हम देखेंगे मोर इनटू द रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैप्पी ऑटोमेशन।